Hello, dear Sathis. Third World War will not be fought in the battlefield. It will be a race to economic power and supremacy and affecting billions and billions of people of the earth. Welcome to Krijuna Research. आज का हॉट टॉपिक ट्रम्प्स टेरिफ वॉर। तो आज की तारीख में आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाइए, किसी भी ट्विटर न्यूज़ चैनल पे देखिए, किसी भी चैनल पे देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि ट्रम्प्स टेरिफ वॉर इट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक आउट देयर इन द सोशल मीडिया एंड इन द नॉर्मल मीडिया। सो ट्रम्प्स टेरिफ वॉर है क्या? तो हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि अमेरिका ने क्या पहली बार ये टैरिफ वॉर किया है या इसकी कोई हिस्ट्री भी है। सेकेंडली हम ये समझेंगे कि ट्रम्प के जो ये टैरिफ वॉर है ये किस तरह से किन इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करेंगे, किन कंट्रीज को अफेक्ट करेंगे, एंड फाइनली व्हाट इज द सिल्वर लाइनिंग इन दिस डार्केस्ट स्टार। We will be discussing that. So stay tuned and see the whole video. So सबसे पहली बात आती है कि ट्रम्प का टेरिफ वॉर, ट्रम्प्स टेरिफ वॉर कहाँ से शुरू हुआ? क्या ये पहली बार हुआ? जब ट्रम्प था 2018 से लेके 2020 तक, तब उसने एक बार किया क्या? लेकिन उसकी कोई हिस्ट्री भी रही है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये कोई ट्रम्प का जो ये टेरिफ वॉर है, ये टेरिफ वॉर है, ये कोई नया नहीं है अमेरिकन हिस्ट्री में। अमेरिकन हिस्ट्री में ये इस तरह का जो टैरिफ्स है वो लगातार चलते आ रहे हैं। चार से पांच ऐसे ओकेशंस हैं इन इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका वेयर सच टैरिफ्स हैज बीन imposed on number of countries in the world. What was the impact? What was the effect of those tariffs? So as early republic in 1789 to 1816. So there was few acts which was enacted in the American history जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग टैरिफ के रेट्स जो है वो लादे गए थे। तो ये जिस वक्त जिस जिस वक्त अमेरिका बहुत ही नेसेंट स्टेज पे, जिस वक्त बहुत ही अर्ली स्टेज पे था, तो ये डिस्कशन आज के संदर्भ में कोई मायने नहीं रखेगा। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि अमेरिका ने इस तरह का स्टेप्स पहले भी लिए। देन इट वाज ड्यूरिंग द सिविल वॉर एरा, जब मॉरल टैरिफ करके कोई एक्ट आया था उस टैरिफ में द टैरिफ्स वर रेज्ड टू 44% टू फंड द war effort, and because the whole the whole effort was to fund the war, uh, जो impact था because of these tariffs, they actually got subsidized. uh, उसके बाद में स्मूथ हावले एक्ट करके एक टैरिफ वॉर चालू किया था अमेरिका ने, विच वाज टू रेज फ्रॉम 20% to 40% over somewhere around 900 items. And during only these times, so post World War One, from 1921 to 1930s, फोर्ड फोर्डने मैकुम्बर टेरिफ करके भी एक कोई एक्ट आया था, जहां पे जो फ्री ट्रेड था उसको किसी तरीके से रोक के टू प्रोटेक्ट देयर फार्मर्स एंड देयर इंडस्ट्रीज, इस तरह का वॉर, इस तरह का टैरिफ लादा गया, इस तरह का टैरिफ इम्पोज किया गया। सो so during that time when it was World War One, uh, तब इसका जो इफेक्ट आया वो बहुत ही बुरा आया, बिकॉज जस्ट पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वन से उभरा ही था, और तभी यूएस ने इस तरह के एक्सपोर्ट्स, इस तरह के टेरिफ वॉर छेड़ दिए कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में चला गया। So that was the first instance, the history of American tariff war. डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट टर्म था उसमें एवरीबडी नोज के 2018 टू 2020 में भी इस तरह के टैरिफ वॉर किए गए। बट इस तरह के टैरिफ वॉर
डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने फर्स्ट टिन्योर में ज्यादातर चाइनीज गुड्स के लिए किया है। तो इस तरह के जो इस तरह के जो टैरिफ लगाए गए वो ज्यादा चाइनीज गुड्स के लिए लगाए गए। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। So tariffs on steel was 25%, for aluminum was 10%, and $350 billion of Chinese goods were aimed to reduce the trade deficit. And इसका इफेक्ट क्या आया ना, तो देयर वाज अ मिक्स्ड आउटकम। सो मिक्स्ड आउटकम कुछ इस तरह का आया कि चाइना से जो एक्सपोर्ट होता था यूएस, वो इन टोटल इट वेंट डाउन, but the overall deficit between the two countries actually that increased by 21% by 2020. So, uh, so it was more country specific rather than a global war. But now this time, uh, it is more a global war where almost 200 countries have been subjected to Trump's tariff, एंड सब कंट्रीज को अलग अलग तरीके से ट्रम्प ने टैरिफ के दायरे में लिया है। सो व्हाट वाज द जनरल आउटकम्स ऑफ historical tariff shifts? So the positive outcomes were less competition and less domestic competition, and which led to increase in revenues and jobs. Uh, so एज वेल एज जैसे 2018 से 2020 के बीच जब स्टील पे टैरिफ आया, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से फायदा हुआ। सो नेगेटिव वाज we happened to see great depression. So जो जो टैरिफ डाले गए उसकी वजह से जो प्राइस राइज हुआ, दैट वाज एक्सेप्शनल। And because of that, uh, and because of the slowness in the whole trade during that time, the world went into Great Depression. Uh, so it was more a mixed sort of effect. So long term में it cost because inflation and supply chain disruptions होने लगे, and short term में it gained because jobs in the steel industry it actually uh, uh, so the American economy was for related to steel industry that was thumping, and jobs were created in that industry. uh, so इसका इफेक्ट हम आगे भी देखेंगे कि आगे किस तरह से। तो अभी हालत क्या है, हम अगर उसकी बात करें कि अभी ऑब्वियसली सनी देओल का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख। वैसे ही ट्रम्प ने इस तरह से कुछ किया कि टेरिफ पे टेरिफ। सो व्हाट आई हैव डन इज कि जो हाईएस्ट रेसिप्रोकल टेरिफ लगाए गए हैं वहां से, मतलब फ्रॉम हाईएस्ट रेसिप्रोकल टू द लोएस्ट, मैंने उस तरह से इसको इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफिक टेरिफ्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। सो कंबोडिया इज 49%, वियतनाम इज 46%, Sri Lanka is 44%, and mind it well, these are not specific to goods. These are across the board. तो पहले के और अभी के ट्रम्प ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पहले इट वाज मोर a चाइना स्पेसिफिक थिंग। China specific become an economic power, or to remain an economic power, uh, to remain what do you say, uh, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में अपना अपना गुर्दा रखने की जो एक लड़ाई थी, उसके ध्यान रखते हुए ट्रम्प ने चाइना से वॉर किया था। लेकिन इस बार तो इट इज मोर ए सेक्युलर थिंग, इट इज मोर कि किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ा, चाहे बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, ताइवान। एंड आई मैंने यहाँ पे सिर्फ जो 13 बड़ी कंट्रीज है जहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ से जहाँ पे मेजर इफेक्ट पड़ सकता है, मैंने वही रखा है। बाकी तो ऐसे 200 कंट्रीज पे उसने अलग अलग टैरिफ्स डाल दिए हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि
मतलब अगेन सिल्वर लाइनिंग देखना पड़ता है किसी भी डार्केस्ट आवर्स में, तो इंडिया इज स्टिल 26%, विच इज 11th पोजिशन। हमारे से आगे मलेशिया, पाकिस्तान, ताइवान, इंडोनेशिया, चाइना, इस तरह की कंट्रीज हैं। तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा वो आगे देखते हैं। So this is what industry-wise analysis and its impact on the US. So what I have done here is कि यूएस के जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, जितना डेटा मेरे पास अवेलेबल रहा था, जितना मैंने निकालने की कोशिश की है, बहुत सारी वेबसाइट से जाके, बहुत सारे सोर्सेस से जाके, गवर्नमेंट जो यूएस गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है वहां जाके मैंने ये डेटा को कोलेक्ट करने की कोशिश की है। सो मैंने इस एनालिसिस में एक ये चीज की है कि व्हाट इज द टोटल यूएस प्रोडक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, व्हाट इज द यूएस कंजम्पशन, यूएस कंज्यूम कितना कर रहा है वही गुड्स, और उसके बाद में एक सेल्फ रिलायंस कि भाई यूएस उस पर्टिकुलर सेक्टर में कितना सेल्फ रिलायंट ऑलरेडी है। So what is the basic difference between the cost of production of US vis-a-vis the other countries of the world, and what is the main difference? So this is how I have put it in a very simple terms and try to put it in a very simple term. सो जनरल इज मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ ऐसे गुड्स है जिसका कुछ स्पेसिफिक मुझे नहीं मिल पाया, सो मैंने एक जनरलाइज्ड वे में ये डेटा निकाल के यहाँ पे पुट इन किया कि 2.5 ट्रिलियन, दिस इज अकॉर्डिंग टू 2023 जीडीपी कंट्रीब्यूशन, सो 2.5 ट्रिलियन यूएस का जो कंजम्पशन है वो इन पर्टिकुलर गुड्स में। सो ये आप ऐसा समझ लीजिए कि दीज आर द अदर गुड्स अदर देन व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग अहेड। सो 3 ट्रिलियन डॉलर का यूएस का कंजम्पशन है। सो 83% इज व्हाट दीज सब सेक्टर आर वेयर द यूएस इज सेल्फ रिलायंट। So what is the basic difference? So the basic difference between US and the others is, and the other countries like China, like India, like Malaysia, like थाईलैंड, the other countries, कंबोडिया, जो यूएस में गुड्स अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस मेजरली इज ऑफ वन, हाई लेबर कॉस्ट। सो यूएस में जनरली जो यूएस में जो लेबर कॉस्ट है, दे आर वेरी वेरी हाई। The difference can be 5 to 10x of what India and China as compared to India and China. So if you can see 20 or 40, 20 to 40 hours dollars per hour vis-a-vis $2 to $5 per hour as per in Asia. So this is a very big difference. Uh, so उन पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर्टिकुलर जनरल एक्सेट्रा वाले सेक्टर में, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बट आप एक्चुअली एक ये चीज देखिए कि रिलायंस, द सेल्फ रिलायंस इज 83%। सो आई डोंट सी के वहां पे ट्रम्प को, मतलब इनफैक्ट अमेरिका को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा या बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है, एटलीस्ट इस डेटा से। Now, steel is 86 million metric ton is what is produced in America, and 100 million metric ton what is consumed. So that is, there is also 86% kind of self-reliance. So this is again where the difference is, where the difference is 50 to 70 dollar per megawatt is what is is the energy cost there as compared to 50 to 30 to 50 in China or in any other country. लेबर कॉस्ट हमने पहले डिस्कस किया ही है, इट इज अराउंड 7 to 10x ऑफ व्हाट द यूएस स्टैंडर्ड आर, एंड दैट इज वाई ये सारे जो कमोडिटीज है या ये सारी जो सेक्टर्स हैं वो महंगे रहते हैं when it is produced in US as compared to in other countries, and even other countries से जब ये गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं इन यूएस। सो पहले की जो पोजीशन थी दैट वाज कि यूएस वाज लिविंग ओनली 2.5%, 3% काइंड ऑफ tariffs on all the countries. Now it has increased to as high as 49% reciprocal tariffs,
एज हाई एज इंडिया पे जैसे उसने 26% डाला, विच इज रियली वेरी हाई, मतलब ऑलमोस्ट 10x ऑफ व्हाट एज ऑफ नाउ दे आर लिविंग। सो ये जो डिफरेंशियल है, ये जो प्राइस डिफरेंशियल है, ये बिकॉज ऑफ द टेरिफ इंक्रीज बहुत हद तक शायद कम हो जाए। Automobile, so 10.1 million vehicles, it is what is producing. 15.5 million, it is what is consumed. 10 to 15% higher hai, higher than Mexico and Japan. Or labor cost is the differential is $30 vis-a-vis $5 to $10 in these countries. So we go to agriculture. So agriculture is 400 million metric ton is what is produced in America. 380 is what is consumed in America. So basically, it is a net exporter in that. So we need not to discuss this particular thing because हाँ, ये जो एग्रीकल्चरल, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जनरली चाइना जो है वो ज्यादातर अमेरिकन एग्रीकल्चरल गुड्स जो है वहां पे वॉर वहां पे ही टैरिफ लगाता है, बिकॉज इट इज द वन सेक्टर वेयर यूएस इज अ नेट एक्सपोर्टर, सो इट विल हिट इट इन अ बैड मैनर। लेकिन यहाँ पे भी मुझे सेल्फ रिलायंस की जहाँ पे बात करें वहां पे इट इट इज जस्ट प्रोड्यूसिंग दैट मच कि जितना वो सेल्फ कंज्यूम कर सके। तो स्टिल मुझे ये लगता है कि यहाँ से कोई अमेरिका को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। So moving ahead, pharmaceutical $350 billion, $350 billion का फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस करता है यूएस, एंड $550 billion मीन्स ऑलमोस्ट $200 billion is what they are demanding, they are consumed, and they are only 64% self-reliant in this. And uh, India being a pharmacy of the world, it is what is said. So 20 to 50% higher, their cost of production is 20 to 50% higher than what India is able to produce. Because of what? Because of low R&D cost, because of low labor, because of low power cost. So these are the three basic difference because of which India is able to produce the same at 20 to 50% lower than what US is producing, and this is $200 billion. And now 26% is being imposed on India. So अभी तक फार्मा सेक्टर पे अलग से कुछ नहीं आया है, बिकॉज फार्मा सेक्टर हैज बीन केप्ट असाइड। ट्रम्प इज सेइंग कि फार्मा सेक्टर वी विल बी रिव्यूइंग इट ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, और उसके ऊपर हम टैरिफ्स लगाएंगे इंडिया के लिए। मेरा ऐसा ओपिनियन है कि these are life-saving drugs, very, very basic medical necessity, and because of that, I am of the view कि यहाँ पे बहुत बड़ा impact नहीं होना चाहिए, because आप कितना भी कर लो, इंडियन प्रोडक्शन जो है, इंडिया का जो प्रोड्यूस है ऑफ द फार्मास्यूटिकल, it is one of the lowest in the world, and India is able to develop that kind of ecosystem. So that's why I feel कि एटलीस्ट फार्मास्यूटिकल्स पे इतना हार्श टेरिफ्स नहीं आने चाहिए, और अगर आते भी हैं तो देर वुड बी अ डिफरेंशियल। सो डिफरेंशियल कुछ इस तरह से होगा कि जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस है उसके अगर कोई ड्रग्स इंडिया में बन रहे हैं तो उनके ऊपर टैरिफ शायद कम होंगे, बिकॉज दे आर इट्स ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड यू कैन से, या फिर ऑन 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 टू सेफ गार्ड इट्स ओन पीपल, एंड हेल्थ के साथ में एंड लाइफ के साथ में कोई किस तरह से अफेक्ट करेगा। सो दे सच काइंड ऑफ थिंग्स डायरेक्टली अफेक्ट the lives of the people, and so that's why I am of the view के इसके ऊपर इतना इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। however we have, मतलब ट्रम्प बीइंग अ नेशनलिस्ट, वो वो कुछ भी कर सकता है। यू कैन एग्री टू हिम, यू के मे नॉट एग्री टू हिम, बट एक चीज क्लियर है कि ही इज अ नेशनलिस्ट पर्सन। Then we come to electronics. So electronic is 30 billion, and
They are consuming 500 billion, 60% is what they are self-reliant, but these are not life-threatening or necessities. So 30 to 60%, China, of course, is the highest importer, and that price differential is 30 to 60% of what is produced in the cost of production in US and the cost of production in China and Taiwan. So this is again because of labor. The biggest difference will be the labor, obviously, and supply chain integration are weaker in US as compared to the as compared to other countries like China and Taiwan. Energy, so energy is again, uh, America is basically a net exporter in this particular sector, so need not to discuss. So that is not going to impact in a very big way. So textiles is 76 billion what is produced in America in US, and $300 billion is what is consumed there. So self-reliance is only 25%, which is very good for which makes America one of the biggest market of textile exporting or textile markets for countries like China, for countries like India, for countries like Bangladesh. And again, the difference between because the cost of production of US and the cost of production of the other countries is because of labor, because of lesser uh, raw material, power cost, and the subsidies what these countries are giving to their producers. So the basically the key insights are the US is fully self-reliant in sectors like energy and agriculture, and moderately in steel. But of course, its dependency for autos, for pharmas, and for electronics, and for textiles is very big. Uh, the cost gaps between US and the other countries is basically because of labor, secondly because of power, and the cost varies almost 10x of what these countries are having as compared to the US. And the third very important thing is these countries incentivize in terms of subsidies, incentivize in terms of capital subsidies, incentivize in terms of export-oriented schemes to export their goods at a very competitive rate as compared to American goods. And tariff impact, so obviously it is going to affect. So how they are going to affect. So अब ये actually बहुत clear है कि ट्रम्प ने चाहे ये टैरिफ्स लगाए हैं, बट अल्टीमेटली द the the person who is going to be affected by these tariff hikes will be the US consumer, और कोई नहीं. अल्टीमेटली उसी के पॉकेट से पैसा लगना है, बिकॉज उसी तो अब होगा क्या. तो जितना अगर कॉस्ट बढ़ रहा है, आ, पहले जो चीज 1 रुपए में या $1 में उनको मिलती थी, अमेरिक इंडिया पे उन्होंने 26% का टैक्स लगाया, 26% का टैक्स लगाया. तो नाउ दे विल बी शेलिंग आउट $1.26. सो 26% तो उनको वैसे ही महंगा पड़ने लग गया. अब कंपैरिजन वहां पे आएगा, वो व्हाट दीज टेरिफ्स हैज डन फॉर द अमेरिकन गुड्स. सो अमेरिकन गुड्स सपोज पहले $2 के मिल रहे थे, या लेट से $1.5 के मिल रहे थे, एज कंपेयर टू इंडियन गुड्स विच वाज 1.26 नाउ विद द न्यू टेरिफ्स. तो अब जो डिफरेंशियल है वो कम रह गया. अब ये देखने की बारी आएगी कि अमेरिकन पीपल आर nationalist enough to support their own local manufacturing, or they are uh, price sensitive enough कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जो सस्ता मिलेगा हम वही लें. सो मेरा जो
मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, so when we talk about European Union, so European people are very very nationalist in their approach. So even if there is a bigger difference between a price of of articles which are being sold by or which are imported by other countries, imported from other countries, and उनके खुद के local manufacturers, so they will prefer local manufacturer rather than that. लेट्स से इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें तो जनरली मेरा ये एक्सपीरियंस रहता है कि इंडियन मार्केट्स में हमें जो सस्ता मिलता है वो हम ले लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि मेड इन चाइना है, मेड इन जापान है, मेड इन यूएस है या क्या है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता होता तो मोबाइल मार्केट वो एक तरफा चाइनीज प्लेयर्स के हाथ में है, लाइक ओप्पो, लाइक वीवो। एंड वो लोग जो वैल्यू फॉर मनी देते हैं, आप देखिए कि हर एक पर्सन के पास में चाइनीज मोबाइल ही है। चाहे वो डिफरेंशियल शायद बड़ा है, ये मैं मानता हूँ कि शायद वो 15,000 रुपए में जो चाइनीज जो चाइनीज कंपनीज जो जो फीचर्स दे रहे हैं, दे आर प्रोबेबली नॉट 25%, 30% ज्यादा उसको देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आई थिंक इंडियन कंज्यूमर ये सोचता भी नहीं। इंडियन कंज्यूमर जनरली प्राइस सेंसिटिव है, उसको जहां सस्ता मिलता है वो वहां मूव कर जाता है। सो दीज आर द की इनसाइट्स विच वी शुड नो कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे, दो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इफेक्ट इफेक्ट अगर होगा तो कम किस में होगा। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक आवर पोजीशंस एंड वी हैव टू टेक आवर रिसर्च इन दैट डायरेक्शन। सो अब एक क्वेश्चन यार बहुत क्लियरली आता है कि व्हाई यूएस इज नाउ transitioning from a very open economy having 2.5% kind of tariffs on all the countries, almost all the countries barring China, uh, to a closed economy. So the first and the foremost is, देखिए, ट्रम्प जो इलेक्ट हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज नेशनलिज्म। दिस इज व्हाट आई अगेन, दिस इज इन माय ओपिनियन। सो बीइंग अ नेशनलिस्ट, so वो जो पर्सन है, प्रेसिडेंट इज वेरी क्लियर इन हिज अप्रोच कि फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट। सो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। सो दूसरा इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है विच इज गिवन बाय देम इज के, आई मीन देम का मतलब द यूएस गवर्नमेंट। सो विच इज गिवन बाय देम इज के there is a trade deficit of 1.2 trillion dollars. So 1.2 ट्रिलियन डॉलर के गुड्स जो है वो अमेरिका ने इन सारे कंट्रीज से इंपोर्ट किए। एंड उनकी जो इकोनॉमी है, वो इनके जो लोग हैं वो यही गुड्स को कंज्यूम करते हैं। बट because of this 1.2 trillion dollar they are importing from the other countries rather than using their own local manufacturing products, uh, कहीं ना कहीं अमेरिकन जॉब्स और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को हैम्पर हो रहा है। Then strategic leverage is what, it is basically a tool. So tariffs is basically a tool for bringing the people, for bringing the countries on the table. So and tackling the other problems also. So immigration is a very very big problem in America. और आप ट्रम्प जब इलेक्ट हुए थे उसके पहले के जितने भी आप उनके स्पीचेस सुनेंगे और उसके बाद में भी जितने भी स्पीचेस हैं, सो कनाडा और मेक्सिको से ट्रम्प इस वजह से टैरिफ वॉर में है, बिकॉज ऑफ दिस इमिग्रेशन इशू, खासकर मेक्सिको। एंड obviously because of these things there are drugs trafficking and जो सोशल इम्पैक्ट होता है, जो इंक्रीज इन द क्राइम्स एंड ऑल दिस, वो बहुत बड़े तौर पे, एटलीस्ट ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि बहुत बड़े तौर पे हो रहा है। एंड दिस दिस टेरिफ वॉर इज समथिंग which can bring these countries to take certain steps to build maybe wall, to build borders,
to reduce to bring accountability in terms of जो भी जो जिन्होंने क्राइम किया है उनको सब्जेक्ट टू देयर क्राइम करे, सब्जेक्ट टू देयर लॉ करे। तो क्या स्टेप्स ले पाएंगे? सो ट्रम्प ने यहाँ पे इकोनॉमिक वॉर वॉर छेड़ के कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को ये सोचने पे मजबूर किया है, और उनकी जो उनको फोर्स किया है कि वो लोग क्राइम जो है उसको मतलब जो जो ट्रैफिकिंग होता है या जो इमिग्रेशन हो रहा है उसको कम करने में वो भी मदद करें। थर्ड इज ग्लोबल कंपटीशन। सो ऑब्वियसली वी एवरीबडी नोज दिस के चाइना इज गोइंग लाइक एनीथिंग। सो एआई में भी चाइना अचानक से डीप सीक निकल के आता है एक दिन एंड तहलका मच जाता है। चाइना की जो गाड़ियां है वो चाहे BYD हो, BYD इज अ कंपनी एंड द काइंड ऑफ कार्स दैट दे आर बिल्डिंग, many people are saying that they are better than what the Teslas of the world is doing. So uh, so एक डेटा पॉइंट के हिसाब से 37% ऑफ द जीडीपी फ्रॉम ट्रेड एंड वर्सेस यूएस का 24%। सो चाइना हैज वाज नो एक्चुअली इट इज मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, सो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड अब चाइना जो है वो एआई में भी बहुत बड़े तौर पे आ रहा है, एज वेल एज कल ही एक न्यूज़ है जिसमें डिजिटल रिंगबिप की बात हो रही है, विच इज डिजिटल करेंसी ऑफ चाइना। सो उसमें कुछ इस तरह की बात है कि द वर्ल्ड ट्रेड इज बीइंग डोमिनेटेड बाय यूएस डॉलर, एंड चाइना ने अपना जो डिजिटल रिंगबिप है उसको लॉन्च करके उसको यूज करके इट वांट्स टू it wants to remove that monopoly of America and the American dollar. So this is a very big thing, and again, because of that, maybe to make China uh, come to a table, come on to the table to have a discussion about it, या फिर uh, कुछ और नेगोशिएशन, या आप ये भी बोल सकते हो भड़ास निकालने के लिए भी चाइना पे इस तरह के टैरिफ्स लादे जाते हैं। So this is what so US wants to show its dominance in the world, not only to few countries, but maybe few to all the countries of the world. Okay, they are still very much relevant. Uh, then political appeal. So political appeal is देखिए रस्ट बेल्ट वर्कर्स करके, मतलब रस्ट बेल्ट इज some area you can say ओयो, पेंसिल्वेनिया, इस तरह की जो कंट्रीज हैं यूएस की, वो एक जमाने में मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करती थी। उस बेल्ट को रश बेल्ट बोला जाता है। अब ये जो रश बेल्ट वर्कर्स हैं, दे हैव बिकम दे हैव बीन रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। फार्मर्स, they are not able to sell their produce आउटसाइड दी, मतलब वहां पे भी उनको बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। सो कहीं ना कहीं 2016 के भी कैंपेन में जब ट्रम्प वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, तब भी रश बेल्ट वर्कर्स दे 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 narrated their problems ke what is the problem and why they are losing the job and why these manufacturing hubs have been devastated because of the policy of the of America. uh, because अमेरिका का पहली बात तो अमेरिकन गुड्स एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज गुड्स, तो दो में लेबर पावर, इन दोनों का तो बड़ा फर्क आता ही है। सबसे बड़ा लेबर का फर्क आता है दोनों के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। और दूसरा फर्क ये हो जाता है कि अमेरिका जो है वो 2.5% ही लगा रहा था अपने ट्रेड में, अपने इंपोर्ट्स में। उसकी वजह से जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत बड़े तौर पे सफर कर रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्टीमेटली दी it converted into loss of jobs,
So what would be the direct effect of this war? So the direct effect would be, of course, first के जो goods है वो महंगे हो जाएंगे. वो महंगे होंगे तो ultimately, sorry, ultimately who will be the sufferer? The sufferer will be the US consumer, या जो बिजनेसमैन जो अपने जो इन्हीं गुड्स को अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज कर. Second will be reduced trade volume. So import export will decline and shrinking the global trade जैसे 1930 में हुआ था. And then suddenly we had a great depression. So जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, ऐसा ऐसा ना हो जाए कि हम फिर से वो ग्रेट डिप्रेशन में चले जाए. लेकिन so we'll see the effect also. Then we have revenue. So revenue generation is tariff will bring in funds. It is estimated that according to the Yale budget lab that 2.6 trillion over a decade will be brought in by such imports, by such import duties. तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर वो बड़ा तौर पे आ सकता है. गोल्डमैन सैक्स एस्टिमेट्स 1% tariff hike will raise the core inflation by 0.1%. So this is so they have raised tariffs like anything. So US can face a very big problem related to inflationary pressure, inflation. Uh, Growth slowdown. So growth slowdown will be because so one in over a period of 12 months. So US can lose 0.36% of the total GDP, which is again as per some estimates. So 0.36 of a $40 trillion economy. So now think about it. And uh, then say ke, whether the tariffs war are good or bad or what. So how US has been justifying these tariffs. So first is pursuing the reciprocity to rebuild the economy and restore the national and economic security. तो किसी भी देश में अगर कोई दूसरे देश का ज्यादा सामान बिकता है, अभी जैसे कि फर्स्ट टर्म में यूएस ने चाइना से बने हुए जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनके ऊपर बहुत भारी टैरिफ्स डाल दिए थे. इनफैक्ट कुछ को तो बैन भी कर दिया था. दिस वाज डन बिकॉज के आपकी national security was at threat because of the who knows के सिग्नल्स जाते हैं, डेटा जाता है, चाइना में डेटा मिल रहा है, चाइना का जो ट्रांसपॉन्डर है या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसकी वजह से क्या चाइना सब सुन रहा है. nobody no मतलब these are certain issues which which have creeped up over last few years and increasingly सारी कंट्रीज ये करने की कोशिश कर रही हैं. सो वन वन थिंग इज दैट के जितना ज्यादा गुड्स सारी कंट्रीज बेच पा रही है, इट दे आर टेकिंग अ रेफ्यूज के कहीं ना कहीं it's a national security problem, it's an economic problem, and they have to take care of that. Taking back the economic sovereignty, so treating us like we treat you. So it's a very simple, very plain. और डोनाल्ड ट्रम्प की एक बात जबरदस्त है कि वो अ, मोदी जी के साथ में खड़ा रह के भी वो ये आंख में आंख डाल के बोल देता है कि भाई मतलब इंडिया इज अ गुड फ्रेंड, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इंडिया ने हमें गलत तरीके से ट्रीट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स. सो इंडिया इम्पोजेस 70% 70% tariffs, yes, import duties on American automobiles. Now, then this is what he says, and वो uh, मोदी जी के बाजू में खड़ा होके साथ में खड़ा होके भी ये बात बहुत इजीली बोल देता है. और वी विल नॉट बी ट्रीटिंग एंड ही सेज कि वी विल नॉट बी ट्रीटिंग इंडिया इन अ डिफरेंट वे. सो सो दैट इज सेकंड के ट्रीट अस लाइक वी ट्रीट यू. थर्ड इज डेफिसिट. सो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का भाई डेफिसिट है, बहुत बड़ा डेफिसिट है. इट कैन बी अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल होगा. सो अमेरिका अगर ये नहीं करेगा, उनके हिसाब से अगर ये अमेरिका नहीं करेगा तो इट इज अ वेरी बिग डैम्पनर फॉर देयर इकोनॉमी.
Obviously, then fourth comes Made in India. So made in, I mean, sorry, Made in America. So Made in America is again an economic and national security priority for his administration. So reprioritizing U.S. manufacturing. So now they wants to bring back the jobs. They wants to bring back their manufacturing. So 2001 May America was 28.4% of the total manufacturing output as compared to that. Today they are 17.4%. So a big difference. Uh, so from 1997 to 2004, the American lost almost around 5 million manufacturing jobs and experience of one of the largest drops in manufacturing employment in history. 5 million, 50 lakh people lost their job. और एक चीज और है कि अमेरिका जैसी कंट्री में देर समथिंग कॉल्ड वो महंगाई जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता मिलता है तो जिसका 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 जॉब लॉस हो चुका है उसको भी अमेरिकन इकोनॉमी अमेरिकन गवर्नमेंट अपने पॉकेट से पैसा देती है टू सस्टेन टू लिवलीहुड के लिए एकदम बेसिक सा सो अल्टीमेटली तो ये पैसा भी जो है वो भी टैक्स पेयर का पैसा है क्यों ना कंट्रीज पे ही कंट्री मतलब जो दूसरी इंपोर्टिंग कंट्रीज है उनके ऊपर टैरिफ लादा जाए टैरिफ लेवी किया जाए ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट मिल सके लोकल मैन्युफैक्चरर को प्रोत्साहन मिल सके टू एंड लोकल मैन्युफैक्चरर्स बी बैक इन देयर बिजनेस लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ही जॉब मिल सके सो मतलब ये पूरा शिफ्ट है फ्रॉम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अब एक बात ये भी निकल के आती है कि व्हाट कैन बी द डायनामिक्स of these changes. So tariffs start the chain. What change? Because by inflation goes up, slows down the trade, generates revenue, uh, and potentially the debt refinancing potential वो हम बाद में देखते हैं फिर से. So it can be done at a lower rate. Dollar reacts how? Okay, strengthening with the uncertainty. This is a general perception के जब भी बाजार में जब भी इंडिया में जब भी वर्ल्ड इकोनॉमीज में कभी भी किसी तरीके की अगर अनसर्टेनिटी रहती है तो डॉलर या तो गोल्ड दे स्टार्टेड टू राइज बिकॉज पीपल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स सेफ हेवन एसेट्स तो जो पैसा है वो सेफ हेवन एसेट्स में जाने लगता है इट कैन बी वन ऑफ द रीजन कि गोल्ड में जो 60,000 से जो 1 लाख रुपीज का जो अभी अचानक से जो इंक्रीमेंट आया इट कैन बी वन ऑफ द रीजन जो जिन जिन लोगों को समझ में आ रहा था हो सकता है उन्होंने पहले ही ये भाप लिया हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने एंड दे स्टार्टेड बाइंग द गोल्ड देन 10 ईयर yield swings so this is again देखिए rises with the inflation so inflation की वजह से राइज भी हो सकता है लेकिन डेट फियर की वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की वजह से अगर राइज होगा तो जो रीफाइनेंसिंग है वो कॉस्टली हो जाएगी लेकिन अगर समझिए कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का अगर अगर स्लो डाउन होता है ग्रोथ का तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि recessionary situation and recessionary situation में the yields may fall and the yields may fall to such level कि अमेरिका कैन रीफाइनेंस इट्स डेट तो रीफाइनेंसिंग क्या है मैं पहले भी बोला अभी आगे जस्ट सेकंड इस लास्ट पॉइंट ही है उस पर हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि इन्फ्लेशनरी बिकॉज पहले जो आपको $1 में एक गारमेंट मिल रहा था वो अब आपको $1.27 में गारमेंट मिलेगा इंडिया से या $1.26 तो दिस 26 cents will add to the inflationary pressure of the US. Now this is very important. Debt financing. So it is estimated according to few of the sources. This 7.2, but what I have read ज्यादातर जगह पे $9 ट्रिलियन डॉलर का बताया हुआ है कि
इस साल अमेरिका को $9 ट्रिलियन को रीफाइनेंस करना है, बिकॉज बिकॉज उसका उसका टाइम पीरियड आ रहा है टू रीपे, सो रीपेमेंट इज डन यूजुअली फ्रॉम रीफाइनेंसिंग द डेट। सो जो ये रीफाइनेंसिंग हो रहा है, ये किस रेट पे हो? तो अभी सपोज 10 years बॉन्ड यील्ड इज लेट से 4%, एंड तो 4% पे अगर ये रीफाइनेंसिंग होता है तो इट विल बी अगेन बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। एंड अगर ये बॉन्ड यील्ड को किसी तरीके से डैम्पन किया जाए, नीचे लाया जाए आर्टिफिशियली, या आई डोंट नो हाउ, लेकिन नीचे लाया जाए, तो इट कैन बी रीफाइनेंस्ड एट लेट्स से 1%, लेट्स से 1.2%, लेट्स से 1.5%। तो ग्लोबल इकोनॉमी में अगर स्लो डाउन आता है तो द बॉन्ड यील्ड कैन गो लो, and because of that, the refinancing can be done at a lower rate. Now, to be honest, एक्चुअल आउटकम क्या है ये किसी को नहीं पता है। एंड जो बोलता है, जो ये बोले कि मुझे पता है, आई डोंट नो के मतलब ही मस्ट बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन क्यों ये किसी को नहीं पता है? उसका एक सिंपल रीजन है। अमेरिका ने 2018 से लेके 2020 तक, एक कंट्री स्पेसिफिक था, लेकिन सेम सिचुएशन थी कि $350 ऑफ चाइनीज गुड्स पे इसी तरीके के टरीफ्स डाले थे। अब आप देख सकते हैं कि 2018 में इन्फ्लेशन वाज 1.9%। 2020 तक, 2 साल तक जो ये टैरिफ वॉर चले थे, उसमें 2020 तक भी इट वाज 1.4%। सो कुछ लोग ये बोलेंगे कि कोविड आ गया था, तो कोविड आ गया तो ऑब्वियसली जो इन्फ्लेशन है वो तो नेगेटिव, वो तो बहुत ही डाउन हो गया था। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि 1.9 से 2019 तक भी 2.3 हुआ, विच वॉज नॉट अ वेरी बिग जंप। तो इवन टेरिफ्स, वॉर चल रहे थे, टेरिफ, और चाइना से टेरिफ वॉर चल रहा था, ये अमेरिकन गुड्स पे टेरिफ्स डाल रहे थे, वो लोग चाइनीज गुड्स पे डाल रहे थे, ये सारा चीज हो भी रहा था। एंड अमेरिका इज वन ऑफ द चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनर ऑफ यूएसए in terms of trading of goods, importing of goods. Still, इन्फ्लेशन पे कोई बहुत बड़ा असर आया है ऐसा नहीं। इवन आप यील्ड भी जाके देखेंगे, यूएस इन्फ्लेशन, आई मीन 10 year बॉन्ड यील्ड, तो वहां पे भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है। तो अभी तक हमने जो भी समझा, look, nobody knows in the end what is going to happen. It can be a mixed thing. जनरली वो मिक्स्ड ही होता है कि किसी सेक्टर में बढ़ जाएगा, किसी सेक्टर में टेरिफ्स की वजह से some sectors will not perform, some sector will perform exceptionally well, and some, जो एक्चुअल आउटकम किसी को समझ, किसी किसी को भी नहीं पता। एंड इट विल टेक टाइम टू convert, or to have that sort of things in mind, कि जहां पे ये क्लैरिटी समझ में आएगी, या ये क्लैरिटी दिखेगी कि व्हाट इज द डिफरेंस। सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर, व्हाट इज हैपनिंग, अभी तो सब अपने तरीके से ही काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, आने थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा एग्जैक्ट सिचुएशन निकलने के लिए। सो दिस यूएस इन्फ्लेशन का चार्ट इसीलिए रखा गया है टू लेट यू नो दिस, कि बहुत लोग हर तरीके की बात बोलते हैं कि अ, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन मुझे कहीं पे बढ़ता हुआ इस एटलीस्ट इस चार्ट में नजर नहीं आ रहा है। तो इट माइट बी ऑफ द व्यू कि सिर्फ चाइनीज गुड्स के लिए है, लेकिन अगर सिर्फ चाइनीज गुड्स पे ही लगाया गया था, शायद इसकी वजह से नहीं है, हो सकता है वो भी। बट जनरल धारणा यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्लो डाउन होना चाहिए। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, और अभी तक जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, कि क्यों हमने ये चर्चा की और क्यों ये डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है इसमें? सो
इतना लंबा वीडियो देखने के बाद में अगर मैं आपको ये भी ना बताऊं तो दिस विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, एंड आई एम नॉट आई विल नॉट बी रिस्पेक्टिंग योर टाइम। सो बहुत सिंपल चीज बताता हूँ, ये पहले भी मैंने बताया था। ये टेबल को फिर से अच्छे से देखो, एंड आई थिंक कि शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बात क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। बाकी जितने भी इंडस्ट्री है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, अमेरिका इज सेल्फ रिलायंट। बट फॉर टेक्सटाइल्स एंड अपरेल्स, नो नो, इट इज नॉट सेल्फ रिलायंट। So textiles में they have a production capability of $76 billion as compared to that $300 billion is what they are consuming. It's a very, very big number. Only 25% self-reliance is there. And जो सबसे बड़े manufacturers हैं of textiles like China, like Bangladesh and like India and like Vietnam of course. इन सब कंट्रीज में जो इकोसिस्टम है related to the textile industry, there is very good. So the cheap labor, so textile industries में basically क्या चाहिए आपको? Cheap labor चाहिए, तो है। टेक्नोलॉजी चाहिए, चाइना is the technology provider for the textile industry to the world, not only to India or not only to US but to the world. इंटरेस्ट सब्सिडीज है इंडिया में, चाइना में कैपिटल सब्सिडीज है to lessen or to lower the cost of production. Now, all these countries are actually uh, providing these subsidies because देखिए textile industry is one of the biggest job creator. So directly and indirectly in India, it employs more than uh, 16 crore people. It's a very, very big number. So, government is intentionally keeping all these incentivized schemes to encourage textile producers and textile manufacturers, because एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम गवर्नमेंट का सॉल्व होता है ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, एज compared to US, uh, we are able to, China, India, and Bangladesh are able to produce their goods in a very, 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 very competitive rate. और उस जगह पे भी विदाउट ये देखे कि 25% ही सेल्फ रिलायंस है, तो बाकी के 75% क्या हो। तो मेरा 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 व्यू ये है, और मेरा ओपिनियन ये है जितना भी मैंने पढ़ा है अभी तक, कि मुझे ऐसा लगता है कि इवन इफ US is US wants to be a self-reliant or at least near to 100% of self-reliance, it will take at least 4 to 5 years for US to reach there. And those 4 to 5 years can be a very, very big opportunity for countries like India. Now, why countries like India in this textile and apparel segment piece? So why this is so? Because देखिए चाइना पे जो अभी जो रेट है दैट इज 54%। वियतनाम पे जो रेट है वो भी 46%। बांग्लादेश पे 37%। इंडिया पे अभी सिर्फ 26% है, विच गिव्स अ वेरी 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 बिग, ऑलमोस्ट 10 to 15%। और चाइना से तो ऑलमोस्ट, चाइना का तो ऑलमोस्ट डबल है ऑन द इन टर्म्स ऑफ टेरिफ्स। तो uh, it might be dampening for China, it might be dampening for Bangladesh, it might be dampening for Vietnam, and जितने भी बड़ी कंट्रीज, बड़ी कंपनीज हैं यूएस, जैसे वॉलमार्ट है, जैसे नाइक है, जैसे और भी वहाँ पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो सब ऑलरेडी कुछ स्टेटमेंट जो हमने देखे हैं, जो हमने पढ़े हैं, उसमें हमें ये फील हो रहा है कि दे आर कमिंग आउट विद सच स्टेटमेंट्स कि दे हैव टू रीडिफाइन देयर, reshift their supply chain, and the supply chain particularly for textiles can shift in a very, very big way in India, because China, it has very, very big difference as compared to India in terms of tariffs.
सेकंड, बांग्लादेश, दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। उनका अभी खुद का प्रॉब्लम पूरा नहीं है। टेरिफ तो ज्यादा ही है, लेकिन उनका खुद का ही प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व नहीं हो रहा है। सो द बांग्लादेश is itself facing a civil war. War के टाइम पे I don't see any business which which is growing in a very good way, and because of this civil war already बहुत सारी कंपनीज जो है वो अमेरिकन कंपनीज जो है वो अपना सोर्सिंग इंडिया से करना चालू कर चुके हैं। सो कोविड के वक्त से चाइना से शिफ्ट होना चालू हुआ, सिविल वॉर के वक्त से बांग्लादेश से होना चालू हुआ, और अब दोनों ही कंट्रीज पे प्लस वियतनाम, तीनों कंट्रीज पे जो रेट है वो रेट भी काफी ज्यादा है। और आज ही एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आया कि अमेरिका एंड इंडिया आर लुकिंग फॉर एफटीए, और अगर ऐसा हो जाता है तो टेक्सटाइल्स कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर, बिकॉज आप देख सकते हैं नंबर में कि अमेरिका इज ओनली 26% सेल्फ रिलायंट। तो अगर उसको रिलायंट होना भी है, सेल्फ रिलायंट, लेट्स से 100%, तो इट माइट टेक 4 to 5 years to become a 100% self. तो this is a very very big difference, and this is a very very big opportunity for Indian manufacturers. I think कि ये opportunity रहेगी, और ये opportunity grab करने के लिए कंपनीज को बहुत बड़े तौर पे काम करना चाहिए, एज वेल एज ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ और अगर हम डिटेल देखें रिलेटेड टू दिस टेक्सटाइल्स, सो अगर हम टेक्सटाइल्स एंड एपरल्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली $76 बिलियन का प्रोडक्शन है इन इन अमेरिका, एंड दिस एंड द कंजम्पशन ऑफ दिस इज ऑलमोस्ट $300 बिलियन. So there is only 26%, 25% self-reliant. Now, uh, what are the key areas where America is very strong? So, मेडिकल, फैब्रिक और इंडस्ट्रियल यूज, कॉटन प्रोडक्शन, ये तीन चीजों में बहुत ज्यादा अमेरिका बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इफेक्टिवली प्रोड्यूस करता है। और बिकॉज दीज थिंग्स आर related to innovation, or where the quality matters. So particularly let's say medical fabric है तो quality matters a lot, because it has a direct impact on the life of the person. वहां पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो उस जगह पे अमेरिका इज वेरी स्ट्रांग। बट एज कंपेयर टू दैट, मास अप्रैल इज वेयर अमेरिका इज वेरी वीक, एंड बिकॉज ऑफ दैट अप्रैल कंपनीज जो है उनके लिए एक बहुत ह्यूज मार्केट ओपन हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर। सो अगेन, Americans usually is they consume 80 to 100 billion garments per year, and per capita apparel spending is $1,000. $1,000 is as good as 85,000 rupees, in terms of rupees. So 80 to 100 billion garments per year is a big number. So this is basically, as of now, as of today, was met by 75% was from China. 75% was met by imports, basically not China, but China का उसमें जो import का जो share है, that was 50 to 60 billion dollars. Vietnam was 20 to 25 billion dollars. Bangladesh was 15 to 20 billion dollars, and India was only 9 to 10 billion dollars, even after having so much of uh, right policy, so much of right ecosystem. Why India is not able to do it, to be honest यार मुझे नहीं पता है ये चीज, लेकिन अब अगर ये टेरिफ वॉर से एक इंडस्ट्री में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इंडिया में जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए एक बहुत उनके लिए एक होम रन जैसा हो सकता है। So what can be the possible outcomes of this, the textile uh, opportunity that I see? So first is the US textile producers may see a rising demand, uh,
and reviving, potentially reviving of their jobs from 2,50,000 currently to 2 million. It was in 1980. So it has again a very very big employment generator even in the US. सो ऐसा नहीं है कि यहाँ से टैरिफ्स कोई कम हो जाएंगे जहां तक मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सेल्फ रिलायंट होने के लिए जो 4-5 साल की जरूरत है, उन 4-5 सालों में कहीं ना कहीं इंडियन टेक्सटाइल्स कैन बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी. सेकेंड थिंग कि it is a very very big loss to the consumer because it's 27% or 26% rise in on Indian goods is directly going to affect him. Uh, and hence the retailers like Walmarts and Targets and other retailers, they are going to either lose the margin if they absorb the cost, or इसका chances बहुत कम है, because it's a worldwide phenomena. So what these companies will do, they are going to uh, realign their uh, realign their sourcing. तो अगर वो लोग चाइना, वियतनाम या बांग्लादेश से सोर्स कर रहे थे, वो ऑलरेडी अब उनको हमसे भी ज्यादा, इंडिया से भी ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है. सो अगर इंडियन टेक्सटाइलर्स ये टाइम पे ये ग्रैब कर लेते अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इट. And of course, this we have already discussed that India is only say $9.6 billion in terms of textile exports to US. As compared to it, India could gain because there is a higher import duty on Vietnam, on Bangladesh, and they are going to lose more and more ground. So it is an ideal situation of India, Indian textiles to grab this opportunity by both the hands. So, what are you waiting for? Just go out and find out the best companies in this sector which can be beneficial for for with these tariff war, even in the midst of these tariff wars. So this is the beauty of of equity investing. So you will see the silver lining. कहीं ना कहीं आपको शायद मिल जाएगा. कितना प्ले हो पाएगा आई डोंट नो, अभी अभी मुझे नहीं पता है. बट आई एम ऑफ द व्यू के कहीं ना कहीं इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है ये मार्केट को ग्रैब करने का और सुपरलेटिव ग्रोथ करने का. इट्स कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इसी तरीके के और वीडियोस एंड और कंटेंट आप, रिसर्च बैक्ड कंटेंट, रिसर्च रिपोर्ट्स, you can access it at Krijuna app. Now this app is available in iPhone and Android phone. You have to just go and download the app. Thank you very much. We will see you again. Bye bye Sarthis for the day.